निशान सर। आज हम लोग क्लास 9 बायो लेसन 1 जीवन की मौलिक इकाई कोशिका का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे और थर्ड पार्ट में कोशिका अंगकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो प्रमुख कोशिका अंगक हैं जो कोशिका के जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं उनमें अंतःद्रव्य जालिका जिसे ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, फिर गोल्जी उपकरण, फिर लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और रसधानी। सबसे पहले अंतःद्रव्य जालिका की बात करते हैं। हम जानते हैं कि कोशिका में बहुत सारे अंगक होते हैं। उसी प्रकार का एक अंगक ER भी है। ER मीन्स अंतःद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER एक झिल्ली युक्त नली होता है जो गोल भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, विभिन्न आकार प्रकार में हो सकता है, परंतु कार्य सबका समान होता है। ER का मुख्य काम यह होता है कोशिका के विभिन्न भागों में प्रोटीन को पहुंचाने में मदद करना। कोशिका के विभिन्न भागों में मुख्यतः प्रोटीन को पहुंचाने में मदद करना ER का कार्य होता है। ER मुख्यतः दो तरह के होते हैं, RER और SER। RER जो होता है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसे खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका भी कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER जिसे खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका भी कहते हैं। यह खुरदरी क्यों है, इसका कारण है ये जो खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका होती है इसमें राइबोसोम लगे होते हैं और राइबोसोम लगे होने के कारण ही ये खुरदरी होती है। और ये जो राइबोसोम है ये प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है। मतलब अंतःद्रव्य जालिका दो प्रकार की है, RER, SER। RER खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खुरदरी इसलिए है क्योंकि इसमें राइबोसोम लगे हैं। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है। दूसरा है SER। SER मतलब चिकनी अंतःद्रव्य जालिका मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वसा और लिपिड अणुओं को बनाने में मदद करता है। साथ ही साथ ये हमारे शरीर के अंदर जो हानिकारक कोई भी चीज है या फिर कोई दवा है जो कि हानिकारक है तो उस दवा के प्रभाव को कम करने में या फिर किसी विष के प्रभाव को कम करने में अर्थात उसे निराविषीकरण करने में मदद करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के हैं, RER, SER। RER का काम आपने जाना। SER चिकनी अंतःद्रव्य जालिका, पहला काम वसा तथा लिपिड अणुओं को बनाने में मदद करना। दूसरा काम शरीर के अंदर दवा या विष का निराविषीकरण करना अर्थात उसके प्रभाव को कम करना। तो ये था परिचय हमारा अंतःद्रव्य जालिका का। अब हम दूसरे कोशिका अंगक गोल्जी उपकरण के बारे में जानेंगे। गोल्जी उपकरण भी झिल्ली युक्त अंगक है और जो गोल्जी उपकरण है ये एक के ऊपर एक समानांतर रूप से सजी होती है और जिस तरह से सजी होती है उसे हम कुंडिका कहते हैं। गोल्जी उपकरण एक के ऊपर एक सजी है, जिस तरह से सजी है उस सजने की विधि को कुंडिका कहते हैं। और गोल्जी उपकरण जो है वो ER से संपर्क में होता है। ER झिल्ली से वो संपर्क में है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ER में जो भी पदार्थ बनते हैं जैसे प्रोटीन का संश्लेषण होता है, हमने पढ़ा था वसा और लिपिड का भी संश्लेषण होता है, तो ER में बने हुए सारे पदार्थों का संचयन गोल्जी उपकरण में होता है। ER से ये पदार्थ गोल्जी उपकरण में जाते हैं, वहां पर पैक होते हैं, उनका रूपांतरण होता है और फिर आगे उनका स्थानांतरण कर दिया जाता है, उन्हें पैक किया जाता है। तो पहला काम क्या है गोल्जी उपकरण का, ER से संश्लेषित पदार्थ को ग्रहण करना, उसे संचयन करना, उसका रूपांतरण करना, फिर उसे पैक करना। गोल्जी उपकरण का दूसरा कार्य क्या है, तो गोल्जी उपकरण सामान्य शक्कर को जटिल शक्कर में परिवर्तित करता है। मतलब हम लोग जो सामान्य शक्कर का इस्तेमाल करते हैं उसे जटिल शक्कर में चेंज करने का काम गोल्जी उपकरण करता है। तीसरा काम है कि गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के निर्माण में भी मदद करता है। लाइसोसोम
के बारे में और विस्तार से आगे पढ़ेंगे। लाइसोसोम के निर्माण में हेल्प करता है गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण भी एक पतली नलिका युक्त झिल्ली है जो एक के ऊपर एक समानांतर रूप से सजी होती है, जिसे कुंडिका कहते हैं। गोल्जी उपकरण का संपर्क ईआर से होता है। ईआर में बने सारे पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और पैक करना गोल्जी उपकरण का कार्य है। साथ ही सामान्य शक्कर को जटिल शक्कर में परिवर्तित करना भी गोल्जी उपकरण का कार्य है। साथ ही साथ लाइसोसोम के निर्माण में भी गोल्जी उपकरण की भूमिका प्रमुख रूप से होती है। अब हम लोग लाइसोसोम की ओर आते हैं। तीसरा अंगक है लाइसोसोम। हमने अभी पढ़ा था कि गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के निर्माण में मदद करता है, तो इसे अंगक बोला जा सकता है क्योंकि इसका निर्माण कोशिका के अंदर ही होता है। अंगक की तरह ये कार्य भी करता है। तो किसी भी कोशिका में जो लाइसोसोम है उसका कार्य होता है कि कोशिका के अंदर के क्षेत्र को साफ सफाई रखना। जैसे कोशिका के अंदर कोई टूट फूट होता है, कोई कोशिका मृत हो जाता है, अगर टूट फूट होता है तो जो भी कचरा जमा होता है, जो वेस्टेज है, उसे ही खा बचा कर समाप्त कर देता है। साथ ही साथ यदि कोई कोशिका मृत हो जाती है, किसी कारणवश कोशिका के कार्य में व्यवधान मतलब बाधा उत्पन्न होता है, कोशिका और समय तक जीवित नहीं रह पाता है और कोशिका मर जाती है, तो उस सिचुएशन में ये जो लाइसोसोम है वो बाहर आ जाता है और बाहर आकर अपने ही कोशिका को खा पचा करके साफ कर देता है। अतः गोल्जी जो लाइसोसोम है उसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि लाइसोसोम अपनी ही कोशिका को पचा करके साफ कर देता है। लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी उपकरण के द्वारा किया जाता है। अब हम आगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। ये कोशिका है। कोशिका के अंदर ये जो आप अंगक देख रहे हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया है। मूलतः माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर अर्थात पावर हाउस भी कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोशिका को जितने भी कार्य करने होते हैं उस सारे कार्यों के लिए ऊर्जा अर्थात एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया ही उपलब्ध कराता है। और ये जो ऊर्जा है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में स्टोर होता है। जब भी कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ये एटीपी तुरंत कोशिका को ऊर्जा प्रदान कर देता है और कोशिका फिर अपने सारे कार्यों को आसानी से संपन्न कर पाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का एक खास बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया में खुद के डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा अद्भुत अंगक है जिसमें अपने खुद के अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। वो अनुवांशिक पदार्थ हैं डीएनए तथा राइबोसोम। डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। इस तरह के अंगक बहुत कम है। एक ही है, एक और है जिसमें अपने अनुवांशिक पदार्थ है और डीएनए तथा राइबोसोम। साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया कुछ प्रोटीन खुद से भी निर्माण कर सकता है। अब हम अगले अंगक प्लास्टिड की ओर चलते हैं। प्लास्टिड जो है वो केवल पादप कोशिका अर्थात पेड़ पौधों की कोशिका में ही पाया जाता है। प्लास्टिड दो तरह के होते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट और दूसरा ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है वो रंगीन प्लास्टिड होता है। रंगीन मीन्स कलरफुल। और जो ल्यूकोप्लास्ट है वो रंगहीन प्लास्टिड होता है अर्थात एक केवल श्वेत हो सकता है या तो फिर इसमें कोई कलर नहीं होता है। क्रोमोप्लास्ट जो प्लास्टिड है इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, हम सभी जानते हैं। जो क्रोमोप्लास्ट है उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण करने में मदद करता है। साथ ही साथ क्रोमोप्लास्ट में कुछ नारंगी कुछ लाल रंग के वर्णक भी पाए जाते हैं। अर्थात जो क्रोमोप्लास्ट है वो प्लास्टिड का एक भाग है जो कलरफुल है। इसमें क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है और क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं। दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट।
जो ल्यूकोप्लास्ट प्लेस्टिड है ये रंगहीन होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है, लेकिन ये पादप कोशिका के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ये कुछ प्रोटीन, स्टार्च या वसा का संचय करने में मदद करते हैं, जो कि पादप कोशिका में होता है। अर्थात जो प्लेस्टिड है एक कोशिका अंगक है जो कि पादप कोशिका में पाया जाता है। दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। रंगीन प्लेस्टिड, रंगहीन प्लेस्टिड। क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जैसे तेल, स्टार्च या प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करते हैं। एक बात और जाननी होगी, जो प्लेस्टिड है ये दिखने में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही होता है, मतलब जो बाहरी रचना है इसका ये माइटोकॉन्ड्रिया के समान ही होता है। एक समानता माइटोकॉन्ड्रिया इसमें और समानता वो है जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में अपना आनुवांशिक पदार्थ जैसे डीएनए और राइबोसोम पाए जाते थे, उसी प्रकार से प्लेस्टिड में भी डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। अर्थात कोशिका में जितने भी कोशिका अंगक है उसमें से दो ही अंगक ऐसे हैं जिनमें अपना आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। एक आपका माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा आपका प्लेस्टिड। यही दो अंगक है जिनमें अपना आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक पदार्थ के रूप में इनमें डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। अब हम अगली कोशिकागत रसधानी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। रसधानी जंतु कोशिका और पादप कोशिका में भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। जंतु कोशिका की जो रसधानी होती है वो छोटी होती है और पादप कोशिका की जो रसधानी होती है वो बड़ी होती है। पादप कोशिका की रसधानी कोशिका के अंदर 50 से लेकर 90% तक रसधानी हो सकती है। रसधानी का मुख्य कार्य ठोस तरल पदार्थों को संग्रहित करना और मूलतः जो रसधानी है वो पादप कोशिका में बड़ी और जंतु कोशिका में छोटी होती है। साथ ही साथ रसधानी में कुछ वैसे पदार्थ होते हैं जो पादपों के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, जैसे बोल सकते हैं शर्करा, प्रोटीन, अमीनो अम्ल इत्यादि जो पदार्थ तो रसधानी में जमा रहते हैं, जो पादपों को आवश्यकता अनुसार उपलब्ध होते हैं। रसधानी अन्य पदार्थों के संवहन में भी मदद करते हैं। इस प्रकार से रसधानी का कुछ विशेष कार्य नहीं है, बस कुछ पदार्थों का संचयन करना है। पादप कोशिका की रसधानी बड़ी, जंतु कोशिका की रसधानी छोटी। पादप कोशिका में कुछ आवश्यक पदार्थ होते हैं उनकी रसधानी में, जैसे प्रोटीन, अमीनो अम्ल, वसा इत्यादि। अब हम एक बार फिर से सारे कोशिका अंगक के बारे में संक्षिप्त रूप में जानेंगे। पहला था अंतःद्रव्य जालिका, जिसे हम ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, RER, SER। RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मींस खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब स्मूथ अंतःद्रव्य जालिका, चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। दोनों का कार्य अलग अलग है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वसा तथा लिपिड अणुओं का निर्माण होता है और वो दवा का निरावसीकरण भी करती है। दूसरा था गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण समानांतर रूप से सजी झिल्ली युक्त एक कुटिका है जिसे कुंडिका कहते हैं। गोल्जी उपकरण में ER में बने पदार्थों को पैक किया जाता है, उनका रूपांतरण होता है। साथ ही साथ गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के निर्माण में भी मदद करता है। ये जो गोल्जी उपकरण है, इस उपकरण का इस अंग का नाम गोल्जी उपकरण इसलिए पड़ा क्योंकि इसके बारे में सबसे पहले पता कैमिलो गोल्जी नामक जीव विज्ञानी ने लगाया था। हम लाइसोसोम की ओर आते हैं। हमने पढ़ा था कि लाइसोसोम गोल्जी उपकरण के द्वारा बनाया जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि जब किसी कोशिका में किसी कार्य के बाधित होने के कारण मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है, बाहर आता है और अपनी ही कोशिका को नष्ट करके खा पचा के खत्म कर देता है। अर्थात लाइसोसोम आत्मघाती थैली कहा जाता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। कोशिका के सारे कार्यों का संचालन ऊर्जा के माध्यम से होता है और ये ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। ये जो ऊर्जा है ये माइटोकॉन्ड्रिया में ATP के रूप में संचित होता है। जैसे ही कोशिका को जरूरत होता है ये ATP तुरंत ऊर्जा प्रदान कर देता है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है जैसे DNA तथा राइबोसोम। उसी प्रकार से प्लेस्टिड है।
प्लास्टिड परंतु केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। इसकी भी संरचना माइटोकॉन्ड्रिया के ही जैसी है। इसमें भी अपना आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए तथा राइबोसोम। प्लास्टिड मुख्यतः दो तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन प्लास्टिड। क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं, और जो ल्यूकोप्लास्ट है वो तेल, वसा, स्टार्च इत्यादि के संचय में मदद करता है। अंतिम है रसधानी। रसधानी जंतु कोशिका में छोटी होती है, पादप कोशिका में बड़ी होती है। पादप कोशिका में जो रसधानी पाई जाती है उसमें कुछ आवश्यक पदार्थ होते हैं, और उन आवश्यक पदार्थ पादप को जरूरत पड़ने पर ही तुरंत उपलब्ध करा देते हैं, जैसे वसा है, जैसे प्रोटीन है इत्यादि। और ये रसधानी एक कोशिकीय जीव में जो रसधानी होते हैं वो बेकार पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करते हैं। इस प्रकार से क्लास 9 का लेसन 1 बायो जीवन की मौलिक इकाई कोशिका यहीं पर समाप्त होता है। ये पूरा का पूरा जो वीडियो है, पूरा का पूरा जो लेसन है आपको 3 पार्ट में उपलब्ध होगा। इन तीनों पार्ट को आप लोग बेहतर से देखिए। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करें, उसका जवाब जरूर मिलेगा। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद।